बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की एक टाइप है जो कि पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस है। पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस जो कि एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर बच्चों में अर्ली सिम्टम्स शो नहीं होते और इनके अंदर ब्लड का शंट जो होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट टू राइट साइड ऑफ हार्ट होता है। जबकि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ऐसी हार्ट की डिज़ीज़ होती है जिनके अंदर ब्लड का शंट जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट होता है और इनके अंदर बच्चों में अर्ली सिम्टम्स शो होते हैं। सो पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस को डिस्कस करने से पहले हमें डुक्टस आर्टरियोसिस की नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, तो देन हम इसकी पैथोलॉजी को समझ पाएंगे। ठीक हो गया। हमें पता है कि बिफोर बर्थ इन प्रेगनेंसी फीटस के लंग्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो कोलैप्स होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। और हमें पता है कि बिफोर बर्थ गैसियस का एक्सचेंज जो होता है वो मदर के प्लेसेंटा में होता है। तो जब मदर से फीटस को ब्लड मिलता है तो वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाने की बजाय वो डुक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू एओर्टा में ड्रेन कर देता है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, इसलिए लंग्स के पास ब्लड नहीं जाता। ये तो एक नॉर्मली एक फंक्शन था डुक्टस आर्टरियोसिस का जो कि बिफोर बर्थ होता है और इन प्रेगनेंसी ये नॉर्मली ओपन रहती है। जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली 2 से 3 डेज़ के अंदर ये जो डुक्टस आर्टरियोसिस होती हैं ये क्लोज़ हो जाती है। और अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से ये ओपन रह जाती है तो इस कंडीशन को हम पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस कहते होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर बर्थ जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की बच्चे के अंदर, हमें पता है कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स के पास जाएगा और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगी। ठीक हो गया। अगर तो आफ्टर बर्थ किसी भी पैथोलॉजी की वजह से पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस ओपन रह जाती है जो कि पल्मोनरी ट्रंक और डिसेंडिंग एओर्टा के दरमियान होती है, तो इस कंडीशन को हम पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस कहते होते हैं। पीडीए इज कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इन विच आफ्टर बर्थ, सिंपली हम इसको पीडीए कहते होते हैं। पीडीए इज congenital heart disease in which after birth persistent opening between pulmonary artery and descending aorta। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी आगे फर्दर टाइप्स को देख लेते हैं। एक डॉक्टर था जिसका नाम था क्रीचेंको, उसने इस पीडीए को फर्दर 5 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया था। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती है पीडीए की। फर्स्ट टाइप जो इसकी होती है वो होती है टाइप ए कोनिकल पीडीए। सेकंड टाइप जो होती है वो टाइप बी विंडो लाइक पीडीए होती है। विंडो लाइक पीडीए। थर्ड टाइप जो होती है वो होती है टाइप सी
ट्यूबुलर लाइक पीडीए, टाइप सी ट्यूबुलर पीडीए। फोर्थ टाइप जो इसकी होती है वो होती है टाइप डी, कॉम्प्लेक्स पीडीए। और इसी तरह फिफ्थ टाइप जो इसकी होती है वो होती है टाइप ई, इलोनगेटेड पीडीए। ये इस पीडीए की 5 टाइप थी जो कि क्रिचेंको ने क्लासीफाई किया था इसको 5 टाइप्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या क्या हैं जो कि डुक्टस आर्ट्रियोसिस को आफ्टर बर्थ रिमेन ओपन रखते हैं। जो फर्स्ट काज है उसका वो कहते हैं कि एग्जैक्ट काज तो पीडीए का पेटेंट डुक्टस आर्ट्रियोसिस का जो अननाउन है, वो कहते हैं कि स्पोरेडिकली बाय चांस ही ये ओपन रहती है। एग्जैक्ट काज अननोन। अभी तक मेडिकल साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ 20% ऐसी डिजीज़ है जिनके काज का हमें पता है, और जबकि 80% ऐसी डिजीज़ है जिनका काज अभी तक हमें नहीं पता, और उसका काज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि ये कैसी होती है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पीडीए को ओपन रख सकते हैं। जो इसका फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है प्री मेच्योर बर्थ। अगर तो बच्चे की बर्थ जो है वो प्री मेच्योर हो जाती है फीटस की, तो उस वजह से भी पीडीए जो होती है वो ओपन रह सकती है। फिर उसके बाद कुछ जेनेटिक कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम आ जाता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकली डिजीज़ है। जो बच्चा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसके अंदर पीडीए के होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक कंडीशन लाइक पीडीए, लाइक डाउन सिंड्रोम। उसके बाद फिर रूबीला वायरस इन्फेक्शन आ जाता है। अब ये देखें, हमें पता है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है फर्स्ट वीक से लेके वो 13 वीक तक होता है। इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 14 वीक से लेकर 28 वीक तक होता है। ठीक हो गया। इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते होते हैं। इसी तरह जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 29 वीक से लेकर 39 वीक तक होता है, और इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते होते हैं। अब देखें कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है थर्ड वीक से लेके 8 वीक तक जो कि ऑर्गेनियोजेनेसिस पीरियड होता है। मतलब ये कि इन वीक्स के दौरान फीटस के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, और ये एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान फीमेल को रूबीला वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो रूबीला वायरस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो जब वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो फीटस के ऑर्गन्स को वो डैमेज करा सकता है। तो अगर वो ऑर्गन्स में हार्ट को डैमेज करवाएगा तो वो पेटेंट डुक्टस आर्ट्रियोसिस काज करवा सकता है। इसी तरह अगर वो
एयर को भी डैमेज करवा सकता है, और एयर में वो मिडल एयर को डैमेज करवाता है, और इस तरह फिर वो हेयरिंग लॉस को भी लेकर आ सकता है रूबेला वायरस। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो पीडीए होती है ये मोस्टली जो होती है ये गर्ल्स के अंदर होती है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि पीडीए की। हमने बात की कि हमारे हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम होता है, लेफ़्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक हो गया। हमें पता है कि बिफोर बर्थ जो कि प्रेशर जो होता है वो राइट साइड ऑफ हार्ट इंक्रीज़ होता है, जबकि आफ्टर बर्थ प्रेशर जो होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट इंक्रीज़ होता है। ठीक हो गया। अगर ये जो हमने काज पढ़े इनमें से किसी भी काज की वजह से डुक्टस आर्टरियोसिस जो है वो आफ्टर बर्थ रिमेन ओपन रह जाती है, तो हमें पता है कि लंग्स के पास आफ्टर बर्थ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ से फिर गैसियस एक्सचेंज होती है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। तो जहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ़्ट एट्रियम से फिर ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो होता है वो एओर्टा में जाता है। ये तो एक नॉर्मल सर्कुलेशन थी। तो अगर ये पीडीए ओपन रह जाती है तो जो एओर्टा में ब्लड होगा और ऑक्सीजनेटेड होगा वो इस पीडीए के थ्रू शंट करेगा, और लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट टू राइट साइड आ जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। तो जब वो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कौन सा होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से आता है आफ्टर बर्थ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ये मिक्स होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये मिक्स ब्लड फिर लंग्स के पास जाएगा, और यहाँ पे फिर गैसियस एक्सचेंज होगी, और यहाँ से फिर पल्मोनरी वेंस जो कि 4 इन नंबर होती है उनके थ्रू फिर लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा। ठीक हो गया। और लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में, और एओर्टा से कुछ ब्लड फिर इधर आएगा और कुछ बॉडी को मिल जाएगा। ये तो एक सर्कल चलता रहता है, और इस सर्कल में हम देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जा रहा है, और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही है, और यहाँ से फिर आगे लेफ़्ट एट्रियम को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, और वहाँ से फिर एओर्टा को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। तो बॉडी को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी तक नहीं मिल रहा, जिस वजह से इस बच्चे में अर्ली सिम्टम्स नहीं आते। मगर जैसे जैसे ये काम चलता रहता है और काफ़ी अरसा इसको गुजर जाता है, अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर उनके अंदर जैसे जैसे वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मली एक्टिविटी करते हैं, तो उनके अंदर फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है कि बच्चों के अंदर फिर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, वो मैं बताता हूँ। अब ये देखें, जब लेफ़्ट एओर्टा से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आता रहेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में ऊपर राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड भी पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है। तो एक वक्त आएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी इस इंक्रीज़ प्रेशर को जो है वो बेयर नहीं कर पाती। जब वो बेयर नहीं करेगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो राइट वेंट्रिकल से भी जो ब्लड आएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वो ब्लड जो होगा वो बैक फ्लो करेगा, वो यहाँ से शंट करेगा राइट साइड ऑफ हार्ट से लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट को। तो हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है आफ्टर बर्थ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, तो यहाँ से जब ये बैक शंट करेगा तो यहाँ पे एओर्टा वाली साइड पे ये ब्लड जाएगा, तो एओर्टा में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी को मिलना होता है। तो जब ये ब्लड मिक्स होगा, तो बॉडी को जब ये मिक्स ब्लड मिलेगा तो बच्चे के अंदर फिर ये सिम्टम्स आएंगे, मगर ये बहुत लेट आते हैं सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स शो नहीं होते। सो इसकी रीज़न ये थी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से बच्चे के अंदर जो फिर सिम्टम्स आते हैं। और इस कंडीशन को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था आइजनमेंगर। उसने कहा कि आया कि ये पीडीए के अंदर बच्चों को शुरू शुरू में तो सिम्टम्स नहीं आते, फिर बाद में सिम्टम्स क्यों आते हैं, तो उसके लिए इसने जो डिस्कस किया था वो ये रीज़न थी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से
ब्लड का शंट जो होता है वो लेटर फिर राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सिम्टम आते हैं। तो इस कंडीशन को हम आइजनमेंगर सिंड्रोम भी कहते होते हैं। अब हम इस बच्चे के अंदर क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। बच्चा हमारे पास हॉस्पिटल में कैसे प्रेजेंट करेगा, इसको क्लिनिकल फीचर भी कहते होते हैं और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी कहते होते हैं। जैसा कि हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कहा, जैसा कि हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कहा, इसी तरह पीडीए ये भी एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। इसके अंदर भी बच्चे को अर्ली सिम्टम्स नहीं आते, अर्ली एसिम्टोमेटिक। उसके बाद वो कहता है कि लेटर सिम्टम occur due to pulmonary hypertension। ये तो आपको पता चल गया होगा, जो मैंने आगे पैथोफिजियो में भी आपको बताया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है, शंट जो होता है, वो राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हो जाता है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पर जाएगा तो यहाँ से बॉडी को जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो बच्चे के अंदर फिर सिम्टम्स आएंगे साइनोसिस जैसे। उसके बाद रिपीटेड रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये क्यों होते हैं? जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो इस वजह से जब लंग्स को ब्लड नहीं मिलेगा, तो इस वजह से फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे। उसके बाद डिस्पीनिया होगा, मतलब ये कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। देन फिर पुअर वेट गेन होगा बच्चे का। उसके बाद स्वेटिंग होगी बच्चे को। अर्ली टायर्डनेस, जब बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो जब बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही तो बच्चे के अंदर फिर टायर्डनेस जैसी, फटीग जैसे क्लिनिकल फीचर आएंगे, बच्चे के अंदर ये सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बच्चे का डायग्नोज क्या करना होता है। अब इन सारे क्लिनिकल फीचर के साथ पेशेंट जो है वो आपके पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट कर गया और उसके बाद हम आपने कन्फर्मेटरी डायग्नोज इसका क्या करना होता है, ताकि आपको पता चल सके आया कि ये वाकई पीडीए का पेशेंट है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लैब्स इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं और उसके अंदर सबसे पहले जो होता है वो आपने हिस्ट्री लेनी होती है। देन आपने बच्चे को फिज़िकली एग्जामिन करना होता है। आप ये सारे टॉपिक को भूल जाएं, कुछ भी ना याद रखें, मगर ये वाली बात आपने कभी भी नहीं भूलनी कि जब डॉक्टर अस्कुलटेट करता है बच्चे को, जब बच्चे के हार्ट की साउंड को डॉक्टर सुनता है स्टेथोस्कोप के ज़रिए, तो डॉक्टर को एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनती है, जिसको डॉक्टर फिर मशीन लाइक मरमर का नाम दे देता है ऑन अस्कुलटेशन। शो मशीन लाइक मरमर। अब इन मरमर के ऊपर हम एक
सेपरेट एक वीडियो बना देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि एक मशीन लाइक मरमर क्या होता है, होलोसिस्टोलिक मरमर क्या होता है, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर सारे पढ़े, और उसके बाद मिड सिस्टोलिक मरमर क्या होते हैं। ये सारे के ऊपर मैं इसके बाद एक वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी मरमर के बारे में। उसके बाद फिर जब इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी जो होती है वो हमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी की डायलेशन को शो करती है। इको शो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और उसके बाद जब ईसीजी करवाते हैं तो ये शो करती है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं देगी, तो राइट वेंट्रिकल में जो राइट एट्रियम का ब्लड आता रहेगा तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। मतलब ये कि राइट वेंट्रिकल का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद भी डॉक्टर चेस्ट एक्सरे करवाता है, चेस्ट एक्सरे, और ये शो करते हैं कार्डियोमेगाली को। देन हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि अब हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। फर्स्ट जो होता है इसका ट्रीटमेंट वो मेडिकली ट्रीटमेंट होता है, और इसके अंदर हम एंडोमेथासोन देते होते हैं ड्रग, एंडोमेथासोन ड्रग। ये ड्रग क्या करती है कि अगर आफ्टर बर्थ डुक्टस आर्टरियोसिस ओपन रह जाती है तो ये ड्रग उसको क्लोज करती है, तो इसलिए फिर हम एंडोमेथासोन देते होते हैं। उसके बाद हम एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग देते होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 और PGE2 जो होते हैं ये डुक्टस आर्टरियोसिस को फीटस में ओपन रखते हैं, तो अगर इनकी वजह से ओपन रह जाता है तो हम फिर इस बच्चे को एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग देते होते हैं ताकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी को रोक सके और डुक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो सके। सी ठीक हो गया। और उसके बाद जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकली ट्रीटमेंट। अगर तो बच्चे की एज जो है वो 3 ईयर से लेके 10 ईयर के दरमियान है तो फिर हम इस बच्चे की सर्जरी करते होते हैं। देन अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाती है जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद क्या आता है कि राइट वेंट्रिकल की और लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी आ जाती है, जिसकी वजह से राइट और लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेटेंट डुक्टस आर्टरियोसिस।